यूरिया जो फर्टिलाइज़र है, इसका हिस्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग और प्रॉपर्टीज़ किस तरीके से हुआ, इसकी फॉर्मेशन वो हम देखेंगे। तो सबसे पहले एक वाइटलिज्म की थ्योरी थी। वो ये कहती थी कि जितने भी हमारे पास मॉलिक्यूल्स हैं, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं, वो सिर्फ प्लांट्स और एनिमल्स में उनकी सिंथेसिस हो सकती है। लेकिन फिर क्या हुआ, एक साइंटिस्ट थे वूलर, उन्होंने क्या किया, उन्होंने लैब में एमोनियम साइनेट लेके, एमोनियम साइनेट का फार्मूला NH4OCN है, इसको हीट कर कर यूरिया यूरिया की फॉर्मेशन हुई, NH2CONH2। तो इसमें मॉलिक्यूल्स की रीओरिएंटेशन से एमोनियम साइनाइड से यूरिया बना। और जो ये यूरिया बना लैब में, ये वाइटलिज्म की इस थ्योरी को डिस्कार्ड कर दिया इसने। और जो ये यूरिया में हमारे पास बना, इसको हम ऑर्गेनिक होता है, लेकिन इसको हम ऑर्गेनिक फार्मिंग में यूज़ नहीं करते। क्यों? क्योंकि ऑर्गेनिक फार्मिंग में सिंथेटिक्स का यूज़ हम नहीं करते हैं। तो 1922 में क्या हुआ, 1922 में जर्मनी में यूरिया जो फर्टिलाइज़र था, इस पर बहुत ज़्यादा काम हुआ। सबसे पहले यहीं पर सिंथेसिस हुई यूरिया फर्टिलाइज़र की, जर्मनी में। उसके बाद 1932 में यूएसए में भी इसकी सिंथेसिस होनी शुरू हो गई। लेकिन इंडिया में सिंदूरी प्लांट जो झारखंड में, इंडिया में, उसमें सबसे पहले इसकी सिंथेसिस स्टार्ट हुई। ये कौन सा ईयर था? 1959। लेकिन उससे पहले जो सबसे पहला फर्टिलाइज़र जो हमारे इंडिया में बनाया जाता था, वो सिंगल सुपर फॉस्फेट था। उसके बाद एमोनियम सल्फेट था। जो तीसरे नंबर पर जो 1959 में आया, वो यूरिया था। और जो नाइट्रोजनस फर्टिलाइज़र होते हैं, इनकी मैन्युफैक्चरिंग के लिए, जितने भी नाइट्रोजनस फर्टिलाइज़र होते हैं, उनके लिए अमोनिया का बनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और एमोनिया कैसे बनेगी? जब नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन की रिएक्शन होगी तो एमोनिया बनेगी। जो ये अमोनिया मेरे पास बनेगी, ये हैबर-बॉश प्रोसेस से इसकी फॉर्मेशन होगी। हैबर-बॉश प्रोसेस में क्या होता है, इसमें हम 200 से लेकर 1000 एटमॉस्फेरिक प्रेशर रखते हैं। और टेम्परेचर कितना रखते हैं? 400 टू 500 डिग्री सेल्सियस का प्रेशर, ये टेम्परेचर इसमें हम इतना रखते हैं। फिर मेरे पास एमोनिया बनता है। और इसमें कौन सा एक ये कैटलिस्ट यूज़ होता है, मैग्नेटाइट यूज़ होता है, फेरस ऑक्साइड यूज़ होता है। ये क्या एक्ट करते हैं? एज ए कैटलिस्ट। प्रोमोटर कौन से यूज़ होते हैं? मोलिब्डेनम, एल्युमिनियम, पोटेशियम और कैल्शियम ऑक्साइड एज ए प्रोमोटर इसमें यूज़ किए जाते हैं। जो नाइट्रोजन, हम वो कहाँ से लाएंगे? हम नाइट्रोजन, हमें पता है 75% एयर में नाइट्रोजन प्रेजेंट होती है। उसमें जब उस एयर की हम कंप्रेशन करेंगे, फिर एक्सपेंशन करेंगे, कंप्रेशन करेंगे, एक्सपेंशन करेंगे, उससे टेम्परेचर वेरिएशन आएगा। जब टेम्परेचर -196 डिग्री सेल्सियस का पहुंचेगा, तो लिक्विड एमोनिया में हमारे लिक्विड नाइट्रोजन गैस हमारे पास आएगी। उसको हम फिर सेपरेट करेंगे, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन को, और फिर हम वो नाइट्रोजन लेंगे वहाँ से। और हाइड्रोजन हम कहाँ से करेंगे? हाइड्रोकार्बन, जैसे नेचुरल गैस से हम कर सकते हैं, एलपीजी से हम कर सकते हैं, वाटर से हम हाइड्रोजन निकाल सकते हैं। जैसे कोक ओवन गैस में 55% हाइड्रोजन होता है। रिफाइनरी गैस, सिन गैस में कितना होता है? सिन गैस क्या होता है? H2+CO को हम सिन गैस कहते हैं। तो इससे, इस तरीके से हैबर-बॉश प्रोसेस से हम एमोनिया का सिंथेसिस कर सकते हैं। किसके लिए? यूरिया फर्टिलाइज़र के बनाने के लिए। देखिए क्या होता है। फिर बाद में क्या हम करते हैं? बाद में हम इस एमोनिया का रिएक्शन करवाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, और फिर हमारे पास एमोनियम कार्बामेट बनता है। एमोनियम कार्बामेट का फार्मूला क्या है? NH2COONH4। जो ये एमोनियम कार्बामेट है, ये इसके बनने के लिए टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट 175 से लेकर 210 डिग्री सेल्सियस की होती है। और 170 से लेकर 400 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इसमें चाहिए होता है। फिर जब इस एमोनियम कार्बामेट की इसको जब हम हीट करते हैं, इसका डिहाइड्रेशन करते हैं, वाटर मॉलिक्यूल निकालते हैं, तो इससे क्या होता है? ये यूरिया की फॉर्मेशन होती है। रीओरिएंटेशन मॉलिक्यूल्स की होके, वाटर निकल के यूरिया हमारे पास बनता है। लेकिन जब ये प्लांट में जो हमारे पास वो
वहाँ पर प्लांट होता है, उसमें जो ये फॉर्मेशन यूरिया की होती है तो उसमें वाटर भी प्रेजेंट होता है। तो उसके लिए हमें क्रिस्टलाइन प्रोसेस करना, जो क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस है वो हमें करना पड़ता है। उसके लिए हम क्या करते हैं, कंसनट्रेटर में डालते हैं, फिर फिल्टर में डालते हैं, फिर कंसनट्रेटर में डालते हैं, ठीक है। उसके बाद सेंट्रीफ्यूज में डालते हैं, फिर हमारे पास वो जो क्रिस्टलाइन फॉर्म में हमारे पास यूरिया मिलता है। उसके बाद जो वो क्रिस्टलाइन फॉर्म में यूरिया होता है उसको हम मशीन में डाल के जब हम मतलब ग्रेविटी की फोर्स से नीचे गिराते हैं तो फिर उसको प्रिल्स के फॉर्म में हमें वो मिलता है। फिर उसके बाद ग्रेनुलेशन हम उसकी करते हैं। नीचे से एयर आती है, ऊपर से वो जब क्रिस्टलाइन फॉर्म में आता है तो उसका स्ट्रक्चर जो है वो सर्कुलर बन जाता है। जो हमारे पास देखिए, एक कार्बोनिक एसिड का फार्मूला क्या होता है, CONH2NH2। जो CO है इसको हम कार्बोनाइल कहते हैं। जो जो CO है ना, इसको हम कार्बोनाइल ग्रुप कहते हैं। जो ये सी कार्बोनाइल ग्रुप है इसके साथ क्या जुड़ा है, NH2 एमाइड, जो ये यूरिया का मॉलिक्यूल है, और ये कार्बोनिक एसिड है H2CO3। तो इसका जो यूरिया का दूसरा नाम है वो क्या है, कार्बोनाइल डाइअमीन या कार्बोनाइल डाइअमाइड, ठीक है। इसको कार्बामेडिक एसिड भी कहते हैं या डाइअमाइड ऑफ कार्बोनिक एसिड भी हम इसको कहते हैं। जो यूरिया का मॉलिक्यूलर मास होता है वो कितना होता है, 60 ग्राम पर मोल, ठीक है। इतना इसका मॉलिक्यूलर मास होता है, ये याद हमें रखना है। जो यूरिया होता है इसका पीएच न्यूट्रल होता है, लेकिन जो इसका एसिड इक्विवेलेंट होता है वो 80 होता है। क्यों, एसिड इक्विवेलेंट क्या हुआ, मतलब कि अगर मैं 100 kg यूरिया अप्लाई कर रहा हूँ फील्ड में तो मुझे 80 kg बेस डालना पड़ेगा उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए, उस 100 kg यूरिया को। लेकिन अगर मैं देखिए अगर मैं उसको यूरिया को पानी में डालूंगा ना तो उसका पीएच तो न्यूट्रल आएगा, लेकिन अगर मैं उसको सॉइल पर अप्लाई कर रहा हूँ, अब आप इधर एक और चीज़ मुझे बताना भूल गया, जो ये यूरिया मेरे पास बना, इसको जब मैं सॉइल पर अप्लाई करूँगा ये किस में टूटेगा, ये टूटेगा एमोनियम और ये कार्बोनेट में। कार्बोनेट में जब टूटेगा तो एमोनियम की नाइट्रिफिकेशन से नाइट्रेट बनेगा, फिर उस प्लांट वो एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है। जो इसका लेकिन जो रेजिडुअल इफेक्ट होता है उस यूरिया का सॉइल में, उससे एसिडिटी आती है। जो बीच में प्रोडक्ट्स बनते हैं ना, उससे एसिडिटी आती है उसकी। तो जो न्यूट्रल सॉइल होती है उसका रेजिडुअल इफेक्ट एसिडिक होता है। तो देखिए ये आप देख सकते हैं यहाँ पर एमोनिया का मॉलिक्यूल है, वाटर से रिएक्ट कर रहा है, क्या बना रहा है हमारे पास, एमोनियम कार्बोनेट। तो जो ये अनस्टेबल होता है उसके बाद ये अमोनियम में टूटता है और कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाती है। अब जो फर्टिलाइज़र कंट्रोल ऑर्डर है, फर्टिलाइज़र कंट्रोल ऑर्डर इंडिया का क्या कहता है, पहला जो मॉइस्चर परसेंटेज उस यूरिया के मॉलिक्यूल उनमें होनी चाहिए, कितनी होनी चाहिए, वो मैक्सिमम 1% तक होनी चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। क्योंकि अगर इससे ज़्यादा होगी तो लंप्स बनेंगे, केकिंग हो जाएगी, वो अच्छा नहीं होता है। उसके लिए हम क्या डालते हैं, फॉर्मेल्डिहाइड डालते हैं टू प्रिवेंट केकिंग या लंप्स की फॉर्मेशन को प्रिवेंट करने के लिए हम इसमें लंप्स ये फॉर्मेल्डिहाइड डालते हैं। जो नाइट्रोजन कंटेंट मिनिमम कितना होता है यूरिया में, 46%। तभी जो ये मॉलिक्यूल होता है, तभी यूरिया जो होता है इसका मैक्सिमम मोस्ट इम्पॉर्टेंट नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र होता है, क्योंकि इसमें नाइट्रोजन की परसेंटेज बहुत ज़्यादा होती है। दूसरा रीज़न ये भी है कि ये इकोनॉमिक होता है। जो तीसरा पॉइंट आता है वो आता है बाईयूरेट कंटेंट, मैक्सिमम इसमें 1.5% का होना चाहिए। बाईयूरेट क्या होता है, देखिए ये दो मॉलिक्यूल है यहाँ पर एमोनिया यूरिया के, ये जब आपस में रिएक्ट करेंगे तो एमोनिया नीचे निकल जाएगा, लेकिन टेम्परेचर कितना चाहिए होता है, 170 डिग्री सेल्सियस, ये बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर होता है। तो उसको बाईयूरेट कंटेंट, बाईयूरेट हमारे पास बनेगा, लेकिन जो ये FCO है इसने कितना कहा है बाईयूरेट कंटेंट का होना, 1.5%। तो अब जब सॉइल में मैंने यूरिया को अप्लाई किया, वो उस सॉइल में क्या होगा, जो सुपर नाइट्रिफिकेशन होगी, जो ऊपर वाला जोन होता है ना उसको हम कहते हैं ऑक्सीडाइज्ड जोन। अगर मैं उस यूरिया के मॉलिक्यूल्स की एप्लीकेशन उस ऑक्सीडाइज जोन में करूँगा तो उससे मेरे पास वो जो होगा नाइट्रिफिकेशन लॉसेज उससे होंगे।
तो इसलिए मैं उसको रिड्यूस्ड जोन में करूँगा। क्यों, कैसे, जब मैं उसका सुपर ग्रेन्यूल मतलब कि 5 mm साइज़ अगर मैं यूरिया उनका ग्रेन्यूल्स का बड़ा कर दूंगा साइज़, तो वो वेट बढ़ जाएगा। वेट बढ़ जाएगा तो वो नीचे आ जाएंगे सॉइल के, मतलब कि 10 mm से नीचे आ जाएंगे, क्योंकि 10 mm जो होता है वो ऑक्सीडाइज्ड जोन होता है। 10 mm के नीचे रिड्यूस्ड जोन आ जाएगा। फिर रिड्यूस जोन में वो आ जाएंगे तो वहाँ पर उनकी लॉसेस नहीं होगा। और दूसरा, सॉल्युबिलिटी को रिड्यूस करने के लिए सल्फर कोटेड यूरिया का इस्तेमाल किया जाता है। फॉर्मेल्डिहाइड यूरिया, ये मैंने पहले ही कहा आपको किस तरीके से हम यूज़ करते हैं। ये इकोनॉमिकल होता है फार्मर्स के लिए, तभी हम ये मोस्ट यूज्ड मोस्ट अप्लाइड फर्टिलाइज़र है पूरे वर्ल्ड में। थैंक यू।